हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ब्रिज चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम वन शॉट कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। मतलब जो इस चैप्टर को रिवीजन करना चाहता है उनके लिए ये लेक्चर बेस्ट होने वाला है। ठीक है ना। इस लेक्चर को हम 1 घंटे के अंदर में कंप्लीट करने वाले हैं। 1 घंटा या तो 1 घंटे से कम में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इसको मैं पीपीटी की तरह लिख के लाया हूँ। कुछ कुछ फॉर्म्स, मतलब कुछ कुछ थ्योरीज हैं, वो लिख के लाया हूँ। न्यूमेरिकल्स वगैरह हम खुद से करेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, केमिकल काइनेटिक्स, तो फिर केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस को पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और थ्योरीज आप यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। डेफिनेशन में पढ़ के बता देता हूँ आपको। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, देयर मैकेनिज्म्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, वही मैंने बताया आपको। तो इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। यूनिट टाइम में क्या होता है, देखो। यूनिट टाइम में रिएक्शंस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगा, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है ना। आर ओ आर भी बोलते हैं इसको, आर ओ आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना। क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। जो यूनिट टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज होगा उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे देख लो, एक रिएक्शन, मान लो एक रिएक्शन ऐसा आर से कुछ पी बन रहा है। ठीक है ना। तो इसको ले लेते हैं हम T1 टाइम पे। इसका टेम्परेचर, इसका कंसंट्रेशन रिएक्शन का R1 रिएक्टेंट का, और इसका P1 प्रोडक्ट का। ठीक है ना। और ये T2 टाइम में इसका R2 और ये P2। ठीक है ना। कंसंट्रेशंस हो गए। तो अब हमें लिखना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस। ठीक है ना। प्रोडक्ट कितना चेंज हो रहा है उसको दिखाना है। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस लिखते हैं इसे। ठीक है ना। रेट ऑफ डिसअपेरेंस। अब रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्यों लिखते हैं, क्योंकि डिसअपेरेंस क्या होता है, ये ख़त्म होने की, कम हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हैं, डिसअपेरेंस लिखते हैं। ठीक है ना। तो इसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या होगा, R2 माइनस R1। ठीक है ना। R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है ना। रिएक्शन ख़त्म होती जा रही है तो इसमें, इसके लिए सामने में माइनस लगाते हैं। ठीक है ना। सामने में इसमें माइनस लगा देते हैं। रिएक्टेंट ख़त्म होते जा रहे हैं तो इसलिए इसके सामने में माइनस लगा देते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बनते जा रहा है प्रोडक्ट, तो इसलिए क्या लिखते हैं उसको, रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या होगा, P2 माइनस P1। ठीक है ना। अपॉन में T2 माइनस T1। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। ठीक है ना। ये बनते जा रहे हैं तो इसके सामने में प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना। ये कम होते जा रहे हैं इसलिए माइनस साइन किसको दिखाता है कि रिएक्टेंट कम होते जा रहे हैं उसको दिखाता है। ठीक है ना। अपीयरेंस का मतलब बनते जा रहा है वो। ठीक है, हो गया इतना। अब रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे, वो देखो। रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ
रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रहते हैं। ठीक है ना, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वाले में क्या करना है। ठीक है ना, रिएक्शन है ए से बी ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। ठीक है ना, ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है ना, तो जब इसकी आर ओ आर लिखोगे आप, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को मैं आर ओ आर बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, रिएक्टेंट के लिए हमने अभी देखा इसमें इसके सामने माइनस लगता है। ठीक है ना, तो माइनस का क्या लिखेंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है ना, और ये डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे हम, और यहाँ पर रहेगा 1 अपॉन स्मॉल ए रहेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर -1 अपॉन बी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपॉन सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। इसी प्रकार 1 अपॉन डी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपको, आर ओ आर हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन की। जब जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो क्या आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो उस टाइम डिनोमिनेटर में आ जाता है आपका क्या, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें आपको लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिख लो। ठीक है ना, तो ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे, सीधा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इसमें क्या करना है आपको, आपको ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लेना है। ठीक है ना, इंडिविजुअल में आपको रेट ऑफ, मतलब इंडिविजुअल में आपको क्या नहीं लेना है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लेना है। जैसे सी के लिए आप लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है ना, इसमें आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे आपका नया टॉपिक आता है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है ना, तो एक एक करके दोनों को समझते हैं क्या होता है। एवरेज रेट क्या होता है, जो आप लंबे टाइम इंटरवल में निकालते हो। जैसे लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो रेट निकालते हो उसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। ठीक है ना, और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, अगर मान लो आप रेट ऑफ रिएक्शन किसी इंस्टेंट टाइम पे निकाल रहे हो, उसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे देखो इन दोनों, इसका ग्राफ बना देते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है ना, प्रोडक्ट और टाइम के बीच में ग्राफ बना देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ले लो C1, यहाँ पे ऐसे आएगा ये T1 टाइम पे, और ये आएगा यहाँ पे C2, और ये आएगा T2। ठीक है, तो आर एवरेज क्या हो जाएगा, इसका आर एवरेज क्या हो जाएगा,
आर एवरेज हो जाएगा आपका डेल्टा सी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट के लिए बनाएं ग्राफ तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए इंस्टेंटेनियस के लिए भी ऐसी है, सेम है, मतलब थोड़ा सा बिगड़ गया मेरे से, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, रेट निकालने के लिए मतलब कर्व का मतलब किसी इंस्टेंट टाइम पर आपको वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एक स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट का क्या निकालते हैं, स्लोप, ठीक है ना। तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा सी बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखते हैं हम, डी सी बाई डी टी, ठीक है ना। ये आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। केमिस्ट्री में एज सच इंस्टेंटेनियस रेट का उतना काम नहीं पड़ता, हमें एवरेज रेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो एवरेज रेट ही देखेंगे हम ज़्यादातर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे है आपका रेट लॉ, ठीक है ना। रेट लॉ क्या कहता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। इसके लिए एक रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे देख लो, थ्योरी तो आप पढ़ते रहे ना, थ्योरी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ने पर बैठेंगे 2 घंटे में भी चैप्टर ख़त्म नहीं होगा। तो ए से स्मॉल बी इसका कोफिशिएंट है, से बन रहा है कुछ प्रोडक्ट मान लो, ठीक है ना, कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका आर लिखते हैं, आर कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, पावर x और b की पावर y, ठीक है। ये कोई रिलेशन हो गया मान लो, ठीक है ना। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है ना, किस किस चीज़ के बीच में रिलेशन है, अब आप पूछोगे सर ये किस किस के बीच में रिलेशन है, तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस और कंसंट्रेशन ऑफ, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है ना। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन क्या है, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज क्या है, रेट लॉ, ठीक ना, रेट लॉ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसी क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ, ठीक है ना। और इसी को हम आगे बढ़ाकर लिखेंगे, जैसे मान लो इसको अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को, तो आर ओ आर इक्वल टू क्या आएगा, के इक्वल टू ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, ठीक है, ये आएगा। अब ये जो x, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा सर ये एक्स वाई क्या है, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे सर ये एक्स वाई ए और बी की इक्वल है या नहीं, तो जब ये x और y ए और बी के, ठीक है ना, x ए की इक्वल और b y की इक्वल कब होगा, जब ये रिएक्शन क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, ठीक है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तब x बराबर a और y बराबर b होगा, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे सर ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जो एक ही स्टेप में ख़त्म होती है, ठीक है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रेट लॉ यही था आपका, आर ओ आर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच का रिलेशन, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम, आगे आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। जो के देखे थे ना हम, ऐसा लिखे थे, ये देखो के आर ओ आर इक्वल टू के ए एक्स, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, तो ठीक है ना, वही के है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या होता है, लार्जर द वैल्यू ऑफ के फास्टर इज द रिएक्शन, ठीक है ना। के की वैल्यू को जितना बड़ा रहेगा फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना।
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। या इंडिपेंडेंट, हाँ, डिपेंड नहीं करता बोल सकते हो, ठीक है। आगे आता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके लिए जो लिखे थे वही पुराना वाला रिएक्शन फिर से लिख लेते हैं। पुराना वाला रिएक्शंस क्या था, ए प्लस बी से प्रोडक्ट, ठीक है। ए प्लस बी से प्रोडक्ट, इसका कोफिशिएंट ए ले लो, इसका बी ले लो, ठीक है। तो अब आर ओ आर लिखेंगे, मान लो रेट ऑफ रिएक्शंस, मैं आर ओ आर से डिनोट करता हूँ इसे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है। तो जो ये x प्लस वाई है इक्वल टू, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कुछ n मान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ भी मान लो, कांस्टेंट, दो कांस्टेंट वैल्यू है तो इनको जोड़ेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। इस नए कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। जो ये x प्लस वाई है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और अब ठीक है ना, तो ये x और y है इक्वल टू ए इक्वल टू बी कब हो सकता है, जब रिएक्शंस क्या हो आपकी, एलिमेंट्री हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तब क्या होगा, ये दोनों x और y ए और बी के इक्वल होगा। और जब इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तब क्या होगा, ए और बी एक्स वाई के इक्वल नहीं होंगे, एक्स और वाई इज नॉट इक्वल टू ए और बी व्हेन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा जब एक्स और वाई ए और बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, जीरो हो सकता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब हो सकता है, ठीक है। तो ये जो के आता है यहाँ पे यूनिट, मतलब रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के, उसकी यूनिट लिख लेते हैं, ठीक है ना। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है उसे देख लेते हैं। रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होती है, मोल। इसको डायरेक्टली याद कर लेना, अभी टाइम नहीं है डिराइव करने का, डिराइव करके मैं फुल लेक्चर वाले वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट है, ठीक है ना। इसमें n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। n आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यदि आपका n इक्वल टू ज़ीरो होता है तब क्या होगा, n इक्वल टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, मोल लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। n बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब k का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। k की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर n बराबर 2 हो गया, मान लो n बराबर 2 हो गया
तब क्या हो जाएगा, के की वैल्यू मतलब के का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसी से आपका इन तीनों को खास कर आप याद रखना। ठीक है ना, इन तीनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की यूनिट को आप याद रखना, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, तो आपको इन सबको याद रखना है। डायरेक्टली आप ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, यूनिट्स दे देते हैं, वैल्यू मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताते हैं, तो आपको यूनिट से पहचानना होता है, तो यहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है आपका एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है ना, एलिमेंट्री रिएक्शंस की कुछ विशेषताएं बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या होती है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, रिएक्शन टेकिंग पार्ट प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में जो ख़त्म होती है उस रिएक्शंस मतलब उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है ना, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक बार, कोई प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। जो सिंगल स्टेप में ख़त्म हो रही है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जो मल्टीपल स्टेप में ख़त्म होती है। इसको कैसे निकालते हैं, रेट लॉ इज गिवन अकॉर्डिंग टू स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है ना, स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं आइए देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैसी होती है उनको भी जान लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए लेट से एक रिएक्शन मान लेते हैं, ए से डी बन रहा है। ठीक है ना, ए से डी, तो आपको मल्टीपल रिएक्शंस दी जाएगी। जैसे लिख लो, ए से आपको बोला जाएगा ए से बी बन रहा है, बी से आपका सी बन रहा है, और सी से आपका डी बन रहा है। ठीक है ना, ऐसा रिएक्शन दिया जाएगा आपको, और क्या बोलेगा, ये आपका फास्ट है, ये आपका मान लो ये स्लो है, और ये क्या है, फास्ट है। ठीक है ना, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है ना, तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, देखो इसमें बोला गया है रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट लॉ इज गिवन अकॉर्डिंग टू द स्लोएस्ट स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आरडीएस लिख देते हैं इसे। ठीक है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो जो स्लोएस्ट स्टेप है आपका रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, जो स्लोएस्ट स्टेप है उस पे रिएक्शन आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, आरडीएस। स्लोएस्ट स्टेप है वो आपका आरडीएस है। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला क्या गया है, द रिएक्शन 2O3 से क्या बन रहा है, 3O2 बन रहा है, प्रोसीड्स एज फॉलो। देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी गई है दो ठो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, O3 और O। किसको कंसीडर करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी को। अभी बताया मैं आरडीएस वही है, तो उसी से क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, उसके बाद देखो
जो अपना मेन रिएक्शन है उसमें क्या है, इसमें क्या है, वो कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटा लेते हैं, ROR इज इक्वल टू K O3 और O, ठीक है। तो अपना देखो जिसमें मेन रिएक्शन दिया गया है उसमें कहीं पर नेसेंट ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इस O को हटाना है हमें, तो हमें कौन सी रिएक्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, फास्ट रिएक्शन की, मतलब जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो इसका लिख लेते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू O2 O, ठीक है ना। ये कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन अपॉन में O3 का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो हमें चाहिए, हमें इस रिएक्शन में क्या है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है ना। तो हमें इसको हटाना है, तो इसकी वैल्यू लेने के लिए हमें इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। O3 अपॉन में O2 इक्वल के इक्विलिब्रियम इक्वल टू O, तो हमें वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ROR इक्वल टू के O3 पहले से था इतना, अब इसमें हम पुट कर रहे हैं के इक्विलिब्रियम O3 अपॉन में O2, ठीक है। इतना वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये के इक्विलिब्रियम और ये के, ठीक है ना, दोनों कांस्टेंट ही हैं। तो दो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, नया कांस्टेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, के डैश बोल देते हैं, ठीक है ना। के डैश हो गया, ये क्या होगा, O3 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और ये क्या बनेगा, O2 का पावर -1। ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। हमें लिखने क्या बोला था, फाइंड आउट द रेट लॉ फॉर द दिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो रेट लॉ यही है। और मान लो अगर इसका ऑर्डर निकालने बोले तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 + -1, ये -1 है तो क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है तो आप बता सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब आता है आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं, एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2HI से H2 बन रहा है, मान लो H2I2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं कितने हैं, 2 हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, जितने यहाँ पर जो नंबर है वही इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जितने नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं, जितने नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं वो कोलिजन करके क्या बनाते हैं, कोलिजन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वही क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होता है, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ स्पीसीज़ कोलिजन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। ठीक है, ये एलिमेंट्री रिएक्शंस में होती हैं, ठीक है ना, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है ना। देख लो एलिमेंट्री रिएक्शंस, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इट कांट बी ज़ीरो, नेगेटिव और नॉन इंटीजर, ठीक है ना। जैसे देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या था, जीरो भी हो सकता था, नेगेटिव भी, और नॉन इंटीजर भी हो सकता था, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इंटीजर ही होगी। जैसे नॉन इंटीजर नहीं होगा बोल दिया है, मतलब इंटीजर ही होगा, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टी तो हमने पीछे देख ही ली है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक और चीज़ बता देता हूँ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस।
फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है, ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है ना। ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, मॉलिक्यूलैरिटी होगा, ठीक है ना। ये कब होगा, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, ठीक है ना। जब आपको एलिमेंट्री रिएक्शन दिया जाए तो ऑर्डर इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी, जितना आपका ऑर्डर आएगा वही मॉलिक्यूलैरिटी आएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट एक और नोट कर लीजिए, मॉलिक्यूलैरिटी इज ग्रेटर देन 3, ये केस बहुत ही रेयर होता है, ठीक है ना। ऐसा मिलने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है ना। बिकॉज 3 से ज़्यादा स्पीसीज, आपको पता ही होगा, 3 से ज़्यादा स्पीसीज एक साथ कोलाइड करने की चांस बहुत कम होता है, ठीक है ना। अब 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करेंगे और ये पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब 3 ही एक साथ कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो कहाँ हो पाएगा ज़्यादा लोग का, ठीक है ना। तो यही है, आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जो रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते हैं लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स देन डैट रिएक्शंस आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब रिएक्टेंट्स की हायर कंसंट्रेशन की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह काम करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते नहीं हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है ना, आपने पढ़ा ही होगा एक ना एक बार, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर CH3COO C2H5 प्लस H2O से आपका क्या बनता है, CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। क्या होता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना। ये हो गया। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, मान लो ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी तक हम जैसा देखते आए हैं उस हिसाब से क्या होगा, ROR मतलब CH3COOC2H5 का कंसंट्रेशन और का पावर 1 और H2O टू पावर 1, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है क्योंकि H2O इसमें एक्सेस में पाया जाता है, ठीक है ना। एक्सेस में H2O होने के कारण क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, 2 नहीं होता है, इसका ऑर्डर होता है 1 होता है, इसका ऑर्डर 1 होता है। और इसका ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5 के ऊपर, ठीक है ना, H2O के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। ऑर्डर कितना है इसका, फर्स्ट है, 1 है, ऑर्डर 1 है। तो सर ऐसा और कोई रिएक्शंस होता है क्या, आपके मन में एक सवाल आएगा। तो एक और रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2O से क्या बनता है आपका
H12O6 प्लस C6H12O6। अब आप बोलेंगे तो सर इसको 2 टाइम्स काहे नहीं लिखे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर्स अलग अलग होता है, ठीक है ना, के नाम भी अलग अलग हैं। एक को बोलते हैं ग्लूकोज, एक को बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक है ना। इसका भी सेम है, रेट लिखेंगे जब आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये भी C6H12 C12H22O11, ठीक है ना, के ऊपर डिपेंड करेगा, H2O की कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सेस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एक्सेस में, ठीक है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो लेट से एक इक्वेशन देख लेते हैं हम, मतलब एक रिएक्शन ए से मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। ए से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, टी इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम ए, इसको लिख लेते हैं ए नॉट भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, दोनों काम पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट रहेगा 0 उस टाइम पर, टी इक्वल टू टी1 टाइम पर, टी इक्वल टू टी या टी1, ठीक है, टी लिख लेते हैं। इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी रिएक्टेंट की, कुछ एक्स कम हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा एटी लिख लेते हैं इसको, और ये ए हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। तो जब हम इस रिएक्शंस के रेट लिखेंगे तो क्या होगा, रेट इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन, और ऑर्डर क्या है, 0 है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट, समझ रहे हो, मतलब जीरो ऑर्डर की जो रेट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस पे क्या नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। इसी में एक मतलब इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है, उसके डेरिवेशन अब अभी टाइम नहीं है करने का, अभी सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, वन शॉर्ट रिवीजन। तो इसमें एक फार्मूला है ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है ना, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी बराबर 0 माइनस के टी, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा, देखो हमने क्या लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ ए टी को ए माइनस एक्स लिया था, और इसको लिया था ए, ठीक है ना, और के टी को के टी ही रहने दो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ए और ए कट जाएगा यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी के टी, ठीक है। इस रिलेशन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, जीरो ऑर्डर में इससे क्वेश्चन आता है। और अगर मान लो आपको x की वैल्यू पूछते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है, के टी, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है ये सब चीज़ें, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना। अगर आपको जीरो ऑर्डर में टी हाफ लिखना हो, टी हाफ, तो क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी बराबर 0 और अपॉन में 2k, ठीक है ना, ये क्या है आपका टी हाफ का फॉर्मूला है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी में, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन पे टी हाफ डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जीरो ऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स जैसे सरफेस रिएक्शंस होती हैं, सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शंस,
सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शंस, ठीक है ना। और कौन सी होती हैं, इसको लिखते हैं Br2 PT2Br, ठीक है ना। ये है सरफेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। और लिख लेते हैं एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है ना। एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। इसमें कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर में ग्राफ्स। ग्राफ्स इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं, ठीक है ना, पेपर में पूछे जाते हैं ये सब, थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसको ले लो रेट ऑफ रिएक्शन पे और टाइम के बीच में, ठीक है ना। टाइम के बीच में इसको ले लो रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। ये x और t के बीच में ले लो, जो x हम निकालें x बराबर KT और t हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है ना। हो गया। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस और टाइम के बीच में ग्राफ देखते हैं तो कैसा आता है, देखो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि देखो इनिशियल कंसंट्रेशन पे मतलब टाइम क्या है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। रेट इक्वल टू के आ गया, मतलब कांस्टेंट ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रेट ऑफ रिएक्शंस कंसंट्रेशन पे जब रेट चेंज ही नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो कहाँ से चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये भी कांस्टेंट आएगा। और टी हाफ और ए नॉट के बीच में देखो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, हमने पहले ही लिख लिया है, मतलब ये क्या आएगा, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है ना। और एक्स और टी के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ग्राफ। चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की ओर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर कंप्लीट हो गया आपका। फर्स्ट ऑर्डर में फिर से वही एक रिएक्शन लिख लेते हैं, एक रिएक्शन से प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें भी टी बराबर 0 और टी बराबर टी पे ए की कंसंट्रेशन फिर से वही ए नॉट, सेम प्रोसेस। ये सारी चीज़ें आपको हर रिएक्शन में करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी आप ऑर्डर वगैरह निकाल पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका रेट लिखते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, ठीक है ना। ए की पावर 1 पे, ठीक है, ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहे हैं, तो रेट क्या हो जाएगा इसका, रेट इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये आपका रेट हो गया, ठीक है। इसमें आपका रिलेशन आता है ए टी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ई की पावर माइनस के टी। ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखना है। क्या है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, पेपर में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है ना। डिराइव करने का टाइम नहीं है, नहीं तो कर देते अभी, ठीक है ना। और रेट कांस्टेंट ये आता है 2.303। ये फार्मूला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, के की वैल्यू निकालने के लिए आता है ये फार्मूला, log 10 A concentration of A at इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है ना। ये है, इस फॉर्मूले का आपको रट लेना है, बहुत काम में आता है ये, बहुत ज़्यादा।
कभी आपसे टी पूछेगा, कभी आपसे के पूछेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और है के बराबर, इसी को लिख सकते हैं 2.303 टी लॉग 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। ये एक्स क्या है, जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। इतने को आप बोल सकते हैं बचा हुआ कंसंट्रेशन, है ना। जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वही है। आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी एक में, ठीक है ना। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 होता है इसका, अपॉन में के होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, की पावर 0 पे, ठीक है ना। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो एक और फॉर्म, मतलब दो चीज़ें बता देता हूँ और आप याद कर लीजिएगा इसको। टी 75% इक्वल टू 2 टी हाफ, ठीक है। ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में काम पड़ जाते हैं। डायरेक्टली तो कम पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगी आपको। टी 99.9% इक्वल टू होता है 10 टी हाफ, ठीक है ना। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन में काम पड़ जाता है कई बार, ठीक है ना। तो आप एक बार इसे याद कर लेना। अब इसमें भी कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट में लिख लो रेट, कंसंट्रेशन, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, दूसरा ए और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, और ये रेट और टाइम के बीच में, और ये क्या है, टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है ना। टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में देख सकते हो आप, ये क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि टी हाफ डिपेंड ही नहीं कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में देख लो, रेट जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा रेट भी घटेगा। तो मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में। तो इसमें रिलेशन लिखे हैं हम, ये वाला, ठीक है ना। ये रिलेशन से बनेगा इसमें। तो कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस के टी आ रहा है, तो ठीक है ना, ये ग्राफ हो गया। अब रेट और टाइम के बीच में देखो, रेट और टाइम के बीच में भी कैसा ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं nth ऑर्डर। nth ऑर्डर कैसे रिएक्शंस, जिसमें आपको n क्या रखना होगा, एक से ज़्यादा रखना होगा। n बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए तो पढ़ लिया हमने। तो इसके लिए डायरेक्टली फार्मूलास हैं कुछ, जिसको आपको याद रखना है। के टी बराबर 1/n- इंटू मल्टीप्लाई ए टी का पावर 1 माइनस n माइनस 1 माइनस 1/a0 माइनस 1, ठीक है ना। हो गया, ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है। मतलब किसी भी, ये फर्स्ट ऑर्डर का तो याद रखना ही है। इसको कब याद रखना है, जब आपको n बराबर 1 से ज़्यादा दिया जाए। मान लो सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ लिया है, तब आपको ये वाला याद रखना है। मान लो सेकंड ऑर्डर के लिए बनाना हो
तो कैसे बताओगे सेकेंड ऑर्डर के लिए? तो सेकेंड ऑर्डर के लिए के टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे रखो ए टी का पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -1 अपॉन ए नॉट का पावर 1, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑर्डर के लिए हो जाएगा के टी की वैल्यू। और फिर अगर थर्ड ऑर्डर के लिए है तो के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के टी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ए टी पावर 2 माइनस ए नॉट पावर 2, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज़ है, टी हाफ जो होता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस 1। इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। डेरिवेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी इस लेक्चर में हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, जैसे मान लो एक टेबल बना दो, इसमें लिख लो टाइम, ये प्रेशर पी आर लिख दे रहा हूँ, प्रेशर ऑफ ए, कोई भी रिएक्शन है मान लो ए से बी प्लस सी बन रहा है मान लो, ठीक है ना। और ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए टाइम 0 पर और टी पर इसका प्रेशर है P1 और P2, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा K इक्वल टू क्या होगा, K इक्वल टू क्या होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या होता है? K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू में लॉग ए नॉट अपॉन में ए टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सेम, जहाँ पर आपका कंसंट्रेशन था वहाँ पे आपको प्रेशर रख देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में टी लॉग P1 अपॉन में P2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला फॉर प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ये तो हो गया थोड़े इजी मेथड के लिए। एक और देखते हैं जिसमें थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, हल्का सा। इसमें क्या है, प्रेशर ऑफ ए दिया था, इसमें क्या है टोटल प्रेशर वाला प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर टाइम दे दिया, यहाँ पर दे दिया टोटल प्रेशर है ना। टोटल प्रेशर P1 P2 एट टाइम 0 एंड T हो गया। रिएक्शन सेम है, ए से बी प्लस सी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इस बार दिया है टोटल प्रेशर ना, ध्यान रखना इस बार हड़बड़ी में मत लिख देना, T बराबर T पर और T बराबर 0 पर, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर हो जाएगा P1 और ये 0, ठीक है ना। इसके कंसंट्रेशन P1 माइनस एक्स हो जाएगा, P2 मत लिखना है एक ही बार में, और ये है एक्स और इसका भी कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना। ये है आपका टोटल प्रेशर,
ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल, P2 की वैल्यू क्या आ गई, P1 माइनस नहीं P1 प्लस एक्स, ठीक है ना। P2 की वैल्यू क्या आ गई, P1 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगी, P2 माइनस P1, ठीक है ना। तो आपको क्या है, तो आपको क्या रखना है यहाँ पर, देखो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग P1 अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो P2 यहाँ पर था तो P2 की जगह में यहाँ पर क्या आएगा, P1 अच्छा a माइनस एक्स रहता है ना, a माइनस एक्स ये वाला कंसंट्रेशन रहता है, एट टाइम t पर क्या रहेगा, p माइनस एक्स, ठीक है ना, p माइनस एक्स रहेगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 अपॉन में t लॉग P1, तो P1 ही रहेगा। और जब इतने को रखोगे, x की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो देखो P1 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए लिख रहा हूँ, P1 ये रहेगा माइनस P2 माइनस P1 रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2P1 माइनस का P2, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो जब भी आपको टोटल प्रेशर दिया रहेगा, आपको क्या है, ऐसे रिएक्शन को सॉल्व करना है, T=0 पर और T=T पर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे सॉल्व करना है। अब आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट उसमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शंस, आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक्सपोजर टू लाइट में क्या होता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए होता है, ठीक है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसके लिए एप्लीकेबल होती है, जो लाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। लाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शंस, लाइट के प्रेजेंस, ठीक ना, ठीक ना, में होने वाली रिएक्शंस, उसके लिए क्या होता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस एप्लीकेबल होती है। थर्ड आता है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या बोला है, रिएक्शंस विच इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑकर एट स्लो रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस के लिए, ठीक है ना। अब आता है आपका फोर्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को 10 यूनिट्स बढ़ाते हैं, 10 यूनिट्स इंक्रीज करने पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो से कितना, 3 गुना बढ़ जाता है, समझ रहे हो, 2 से 3 गुना क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, देख लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू से डिनोट करते हैं इसे। तो
इसका फॉर्मूला आता है KT प्लस 10, जो 10 यूनिट से बढ़ा है वो अपॉन में KT, ठीक है ना। ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, म्यू इक्वल टू म्यू, ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। और मान लो आपको दो टेम्परेचर पर K1 अपॉन K2 दिया हो, जैसे देखो दो टेम्परेचर पर पूछ दिया हो, जैसे KT2 अपॉन में KT1, ऐसा कुछ पूछ दिया हो, तो आपके लिए एक फॉर्मूला आता है म्यू की पावर में डेल्टा T बाई 10, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आपका म्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, कि जो आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में वो, उसके बाद फिर उसमें 10 डिग्री ऐड कर देना, जो 10 डिग्री वाले में, उसके बाद फिर यहाँ से आपका K2 अपॉन में K1 निकल जाएगा, ठीक है ना। हो गया। अब आता है आपका एक और रिएक्शंस होती है यहाँ, मतलब एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पर, K इक्वल टू ई की पावर में माइनस E अपॉन आर टी, E अपॉन में आर टी, K इंटू में मतलब K इक्वल टू ए इंटू में ई की पावर माइनस E अपॉन आर टी, ठीक है। ये होता है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और आर टी तो टेम्परेचर है, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। और अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, ग्राफ से समझते हैं, ठीक है ना। इसको एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ से एक रिएक्शन, ठीक है ना, ये एक रिएक्शन मान लो, यहाँ पर आर, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इसमें जो यहाँ से यहाँ वाली एनर्जी लगी है, रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ जो जाने में एनर्जी लगी है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। जैसे देखो, यहाँ रिएक्टेंट को यहाँ तक जाने के लिए एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ेगा, तो उसी एनर्जी बैरियर को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, ये जो है मतलब यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे इसे एक्टिवेटेड क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आगे चलते हैं हम, इसी में एक और फॉर्मूला था ये वाला इम्पोर्टेंट, ln K2 अपॉन में K1, K2 अपॉन में K1 इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R इंटू में 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2, ठीक है ना। ये फार्मूला से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन T1 है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आपको पता हो गई होगी अगर आप लेक्चर शुरुआत से देख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखते हैं। सब्सटेंस दैट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शंस विदाउट चेंजिंग इट्स मास एंड केमिकल कंपोजिशन, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, मतलब कैटलिस्ट है, उसको केमिकल रिएक्शन में डालने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, ठीक है ना।
वो क्या है, कैटलिस्ट कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। विदाउट चेंजिंग इट्स मास एंड केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को बढ़ाना भी नहीं घटाना भी नहीं, ठीक है ना। उसके केमिकल कंपोजिशन और मास को इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है ना। और इट डज नॉट अल्टर गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एंड थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं करता है, ठीक है ना। A small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactants। क्या है, small amount of catalyst can catalyze a large amount of reactants। मतलब छोटा सा कैटलिस्ट भी आपके रिएक्शन क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को कैटलाइज कर सकता है, ठीक है ना। इट डज नॉट अल्टर इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट को आपको कोई इफेक्ट नहीं डालता है ये। और इट डज नॉट क्या है, इट रिड्यूस द टाइम टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट, टाइम को घटाता भी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने में, ठीक है ना। इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम कोलिजन थ्योरी पे, ठीक है ना। कोलिजन थ्योरी पे चलते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी ये कहती है, अगर मान लो आपके पास में रिएक्टेंट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो आप पूछेंगे सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ऐसे होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन से प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन वो कोलिजन जिनसे एक्चुअली प्रोडक्ट बनता है उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उनको इफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है। जो कोलिजन्स मतलब क्या है, वो कोलिजन्स जिनसे एक्चुअली में प्रोडक्ट बनता है, मतलब सही में प्रोडक्ट बनता है, उनको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। मतलब बहुत से कोलिजन्स ऐसे होंगे जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। तो अब बात ये आती है कि किसी भी कोलिजन को इफ़ेक्टिव होने के लिए क्राइटेरिया क्या होता होगा, है ना। जब कोई कोलिजन इफ़ेक्टिव है, कोई कोलिजन इफ़ेक्टिव नहीं है, तो इफ़ेक्टिव होने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। तो फर्स्ट चीज़ उसके लिए आती है, एक एनर्जी सफिशेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। रिएक्टेंट के पास एनर्जी सफिशेंट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जिस पार्टिकल से कोलिजन हो रही है, ठीक है ना, जिस पार्टिकल से कोलिजन हो रही है उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर इन द सेंस कैसा, मान लो हेड टू हेड या तो कुछ और है जो प्रॉपर एक साथ हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी में। इतनी चीज़ें समझ आ गई होगी आपको, ठीक है ना। ये थ्योरी है, देख लो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए एक फार्मूला आता है, K इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये जेड क्या है, आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। आगे चलते हैं इसी में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई वही हैं। अब आते हैं जो फर्स्ट चीज़ थी वो क्या है, एनर्जी सफिशिएंट मतलब एनर्जी बैरियर। सेकंड ओरिएंटेशन प्रॉपर मतलब ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है ना। तो इसको ग्राफ, एनर्जी बैरियर को ग्राफ बना के समझते हैं, ठीक है ना। मान लो एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिएक्टेंट यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, हो गया। तो फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है उसको अभी हमने पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ये, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये, इतने को, तो ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये। और जो यहाँ से यहाँ तक है, मान
ये है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ना, ये फॉरवर्ड और ये मान ये बैकवर्ड, ठीक है ना, ये बैकवर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट से रिएक्ट मतलब इधर से ऐसे जाएगा तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, मतलब ये रिएक्टेंट बन जाएगा। रिएक्शन अगर बैकवर्ड हुई तो ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी और ये वाली फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगी, ठीक है ना। और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा एच हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब एंथैल्पी हो जाए। ये क्या है, यहाँ पर एनर्जी आपकी क्या है, एच आर है, और यहाँ पर आपकी क्या है, एच पी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। और ये यहाँ से मतलब यहीं से है, अब लाइन खींचते नहीं बन रहे, तो यहाँ तक टोटल है, ये क्या है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है ना। पूरी जो यहाँ से यहाँ तक लग रही है वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। बात क्लियर है। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, एच पी माइनस एच आर से, ठीक है ना। ये क्या है आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी ऑफ माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है ना। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को एक और तरीके से लिखते हैं, जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में पूछा जाए तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ठीक है। अब ओरिएंटेशन बैरियर क्या होता है उसको देखते हैं। एक रिएक्शन ले लो, जैसे ये प्लस ओ एच माइनस SN2 की, ठीक है ना, SN2 वाली रिएक्शन, ठीक है ना, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा उसके, देखो ये माइनस यहाँ से अटैक करेगा या यहाँ से अटैक करेगा उसके, देखो इसको मान लो फर्स्ट, ये इसको मान लो सेकंड। तो देखो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन फर्स्ट वाली डायरेक्शन इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस माइनस जो है यहाँ से माइनस, और इसमें क्या आएगा, डेल्टा माइनस आएगा, इसमें डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस और ये माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा तो उधर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना, यहाँ से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिपेल करेगा, तो रिपेल कर रहे हैं तो इसको ओ एच माइनस को जुड़ने नहीं देगा ये माइनस, ठीक है ना। तो ये इस डायरेक्शन से जुड़ेगा और ओरिएंटेशन इसका प्रॉपर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जेड ए बी, एक फॉर्मूला आता है वो लिखा रहा हूँ, माइनस मतलब ए का पावर माइनस ई के पावर माइनस ए अपॉन में आर टी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका, जिसमें यहाँ पर देखो ये है आपका, ये है आपका टोटल कोलिजन, ये है आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कई जगह इसको स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर, ठीक है ना, स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, अगर टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, ठीक है ना, यहाँ पर टोटल एनर्जी है जो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो कभी भी वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना, वो कोलिजन क्या नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अब आपको इसमें एक डाउट आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या है, तो जो टोटल कोलिजन में से जो ओरिएंटेशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, टोटल कोलिजन में जो ओरिएंटेशन को कंसीडर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना।
और साथ ही साथ इसे और क्या बोलते हैं, एंड स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब आता है आपका अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है ना, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें बस फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो ए से बनता है आपका बी पैरेलल रिएक्शंस में, और बी से ए से बनता है सी। ठीक है ना, तो इसके लिए K1 और रेट कांस्टेंट K2। ठीक है ना, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1 और इसके लिए E2, और इसके लिए T हाफ 1 लिख लेते हैं और इसके लिए T हाफ 2 लिख लेते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज़ें लिख लिए। अब देखते हैं कुछ कुछ फॉर्मूलेस। ठीक है ना, के इफ़ेक्टिव अगर आपको लिखना है, के इफ़ेक्टिव आपको लिखना है तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये पहला फार्मूला नोट करते जाना। फर्स्ट, सेकंड है आपका टी हाफ के प्रेजेंट। ठीक है ना, टी हाफ इफेक्टिव। ठीक है ना, टी हाफ इफेक्टिव क्या होगा आपका, 1/T12 1 प्लस 1/T12 2। ठीक है ना, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है आपको, मान लो थर्ड ये, तो ये हो जाएगा E1 इंटू K1 प्लस E2 इंटू K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ठीक है ना, K1 प्लस K2, यह आपका थर्ड फार्मूला। ठीक है ना, और जैसे मान लो आपको कंसंट्रेशन लिखना है एट अ टाइम टी, ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A0 ई की पावर माइनस ई ए अपॉन A0 माइनस का K1 प्लस K2। ठीक है ना, K1 प्लस K2 इंटू में टी, इंटू टी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है। और आपको एक और फॉर्मूला दिया जाता है, बी कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये क्या होगा, K1/K2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब देखो ये वाला हमको फार्मूला पता चल गया है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी निकाल सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, K1 में K1 प्लस K2 इंटू में A0 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2। ठीक है ना, इंटू में टी, ये हो जाएगा बी की कंसंट्रेशन बी का, और जब सी की कंसंट्रेशन निकालना हो तो यहाँ पर K2 रख देना, बाकी सब सेम है। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर परसेंटेज बी निकालना हो हमें, ठीक है ना, परसेंटेज बी, तो क्या करना है, K2 मतलब K1 में K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 इंटू में क्या करना है आपको, 100 कर देना है, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर सी का कंसंट्रेशन निकालना हो तो यहाँ पर K2 रख देना, K2 रख दोगे तो सी का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। लो मैं सी का भी लिख के बता रहा हूँ। सी कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या था, K2 में K1 प्लस K2 इंटू में A0 1 माइनस ई की पावर माइनस का K1 प्लस K2 इंटू टी, ये था।
और परसेंटेज सी के लिए, परसेंटेज सी कंसंट्रेशन ऑफ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में 100, ठीक है ना, इंटू में 100%। ठीक है। एक और है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिक्वेंशियल रिएक्शन। तो सिक्वेंशियल रिएक्शंस कैसी होती है, ए से मान लो ये बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है, ये आपका सिक्वेंशियल रिएक्शन है। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको क्या लिखना होता है, रेट लिखना होता है। रेट मान लो ए की रेट लिखनी हो तो कैसे लिखोगे आप, डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू में ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है ना, डी सी अपॉन में डी टी लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, K2 कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, ठीक है। तो आपको अब डी बी अपॉन में क्या है, डी बी अपॉन में डी टी लिखना है। तो वो कैसे लिखोगे वो देखो, डी बी अपॉन में डी टी लिखना है तो वो कैसे लिखोगे, क्या करना है आपको, डी बी अपॉन में डी टी लिखने के लिए K1 ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी माइनस K2 बी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, डी बी बाई डी टी एट टाइम टी, है ना ये, ठीक है। तो अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप रिवीजन करने आए हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बेस्ट हुआ होगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।